हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल की NCERT वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। इतिहास में पिछले 4-5 दिनों से आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज इसी सब्जेक्ट में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। कल मैंने आपको मीर जाफर के बारे में पढ़ाया था, आज मैं मीर कासिम के बारे में बात करने वाला हूं। और दोस्तों, मीर कासिम कंपनी के अधिकारियों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया और बाद में बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया गया और द्वैध शासन की वजह से जो किसानों की दयनीय स्थिति हुई उनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप चाहे क्लास 1, 2, 3 कोई भी कैडर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में हिस्ट्री टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए बात करते हैं मीर कासिम की। नवाबी पद प्राप्त होने के उपलक्ष्य में मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव की जमींदारी दी तथा कंपनी के अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप रुपये 29 लाख दिए। किसने? मीर कासिम ने यह कंपनी के अधिकारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप 29 लाख दिए। दोस्तों, मीर जाफर के बाद यह बंगाल का नवाब कौन बनता है? दोस्तों, उनका दामाद मीर कासिम बनता है। तो नवाबी पद प्राप्त होने के उपलक्ष्य में मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव की जमींदारी दी तथा कंपनी के अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप रुपये 29 लाख दिए। मीर कासिम को जल्दी ही समझ में आ गया कि कंपनी की असीमित मांगों को पूरा करना संभव नहीं है, इसीलिए अपने प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने हेतु अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर में स्थानांतरित कर दी। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर कर दी? तो सही आंसर होना चाहिए मीर कासिम। एक बार फिर से देखो, मीर कासिम को जल्दी ही समझ में आ गया कि कंपनी की असीमित मांगों को पूरा करना संभव नहीं है, इसीलिए अपने प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने हेतु अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर में स्थानांतरित कर दी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर में स्थानांतरित कर दी? तो इमेज में आप देख सकते हैं, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर में स्थानांतरित कर दी। किसने? मीर कासिम ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। और मीर कासिम एक योग्य, कुशल एवं शक्तिशाली शासक था, इसीलिए स्वयं को विदेशी नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त रखना चाहता था। कौन? यह जो मीर कासिम है ना, वो एक योग्य, कुशल एवं शक्तिशाली शासक था, इसीलिए स्वयं को विदेशी नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त रखना चाहता था। मीर कासिम ने यूरोपीय सेना की तर्ज पर एक आधुनिक एवं अनुशासित सेना का गठन करने का प्रयास भी किया। साथ ही 1717 में मुगल साम्राज्य द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान के दुरुपयोग को देखते हुए आंतरिक व्यापार पर भी सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली को भी बंद करवा दिया। दोस्तों, व्यापार में जो कंपनी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था कुछ नियमों का, तो सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली को भी यहां मीर कासिम ने बंद करवा दिया। एक बार फिर से पढ़ो कि मीर कासिम ने यूरोपीय सेना की तर्ज पर एक आधुनिक एवं अनुशासित सेना का गठन करने का प्रयास किया। साथ ही 1717 में मुगल साम्राज्य द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान के दुरुपयोग को देखते हुए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली को भी यह मीर कासिम ने बंद करवा दिया। चलिए आंसर बताइए। निम्न में से किसने स्वयं को विदेशी नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त रखने का प्रयास किया था? तो दोस्तों, बंगाल का वो नवाब था मीर कासिम, और मीर कासिम ने स्वयं को विदेशी नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त रखने का प्रयास किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, मीर कासिम। इससे व्यापारिक चुंगी एवं कर लाभ अब भारतीय व्यापारियों को भी मिलने लगा। दोस्तों, मीर कासिम ने जो व्यापार में कदम उठाए, जिसकी वजह से अब व्यापारिक चुंगी एवं कर लाभ अब भारतीय व्यापारियों को भी मिलने लगा।
मगर अंग्रेज भारतीय व्यापारियों एवं अंग्रेज व्यापारियों के बीच समानता के व्यवहार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे तथा इन्होंने भारतीय व्यापारियों पर दोबारा महसूल यानी कि शुल्क लगाए जाने की मांग की। यहाँ मीर कासिम ने एक तरफ से भारतीय व्यापारियों एवं अंग्रेज व्यापारियों को समान बनाने का प्रयास किया और यही बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। देखो, इसी मुद्दे को लेकर अंग्रेज तथा मीर कासिम के बीच टकराव की शुरुआत हुई और कई लड़ाइयों में पराजित होने के पश्चात मीर कासिम एक सैन्य गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास करने लगा। यानी कि अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच कई लड़ाइयां हुई और कई लड़ाइयों में पराजित होने के पश्चात मीर कासिम एक सैन्य गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास करने लगा। अवध जाकर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। यानी कि अकेला अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ सकता था मीर कासिम और इसीलिए उन्होंने सैन्य गठबंधन का सहारा लिया। वो कहां गया? यहां गया अवध में और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया और 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना तथा इसी गठबंधन की सेना की बक्सर में मुठभेड़ हुई जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। क्या दोस्तों? जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की गठबंधन की सेना थी, तो दूसरी तरफ अंग्रेज अकेले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों, उनका लश्कर, वो भी दोस्तों यहां शामिल था और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? याद रखना, अंग्रेजों को विजय मिली थी। एक बार फिर से पढ़ो कि अवध जाकर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना तथा इसी गठबंधन की सेना की बक्सर में मुठभेड़ हुई जिसमें अंग्रेजों को विजय मिली। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ? दोस्तों विथ डेट मैंने आपको बता दिया, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सी तारीख को? 22 अक्टूबर 1764 को यह बक्सर का युद्ध हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, कल मैंने आपको बता दिया। ओके, और बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई? तो दोस्तों बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और सामने गठबंधन वाला सैन्य जिसमें मीर कासिम का सैन्य, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का सैन्य एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना, यह तीनों की एक तरफ सैन्य गठबंधन वाली एक सेना थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है दोस्तों, नाम मत भूलिएगा कि यह अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया बक्सर के युद्ध में? हेक्टर मुनरो ने किया। और इस तरह बक्सर के युद्ध में दो बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजों की जीत ने अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता साबित कर दी। एक बार फिर से देखो कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और इस तरह बक्सर के युद्ध में दो बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजों की जीत ने अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता साबित कर दी। चलिए आंसर बताइए कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने आपको नाम बता दिया, वो अंग्रेज अफसर का नाम था हेक्टर मुनरो। क्या? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर युद्ध में किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया। और इस युद्ध में विजय के उपरांत अंग्रेज बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के निर्विवाद शासक बन गए तथा अवध उनकी दया का मोहताज बनकर रह गया। बक्सर के युद्ध से पूर्व 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम से अनबन होने की स्थिति में मीर जाफर को दोबारा बंगाल की नवाबी दे दी थी। दोस्तों यहाँ जो बक्सर युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ शासन पर क्या इंपैक्ट पड़ा? देखो कि युद्ध में विजय के उपरांत अंग्रेज बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के निर्विवाद शासक बन गए तथा अवध उनकी दया का मोहताज बनकर रह गया। और यहाँ दोस्तों एक बात क्या हुई थी
कि बक्सर के युद्ध से पूर्व 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम से अनबन होने की स्थिति में मीर जाफर को दोबारा बंगाल की नवाबी दे दी थी। मीर कासिम और मीर जाफर के बीच दोस्तों क्या रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे निजाम उद दौला को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया तथा 20 फरवरी 1756 को की गई एक संधि के तहत नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देनी थी तथा उसे बंगाल का शासन एक नायब सूबेदार के माध्यम से चलाना था। क्या यह मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे निजाम उद दौला को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया तथा 20 फरवरी 1756 को की गई एक संधि के तहत नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देनी थी तथा उसे बंगाल का शासन एक नायब सूबेदार के माध्यम से चलाना था और इस नायब सूबेदार की नियुक्ति कंपनी के द्वारा की जानी थी तथा कंपनी की स्वीकृति के बिना इसे हटाया नहीं जा सकता था और इस रूप में कंपनी का अब बंगाल के निजामत अर्थात प्रशासन पर पूरा अधिकार हो गया था। क्या दोस्तों, यह कंपनी के अधिकारियों का बंगाल के प्रशासन पर पूरा अधिकार हो गया था। कैसे कि इस नायब सूबेदार की नियुक्ति कंपनी के द्वारा की जानी थी तथा कंपनी की स्वीकृति के बिना इसे हटाया नहीं जा सकता था और इस रूप में कंपनी का अब बंगाल के निजामत अर्थात प्रशासन पर पूरा अधिकार हो गया था। और दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, इमेज में आप देख सकते हैं, यह है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ भी एक संधि की जिसके तहत मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि किस युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया? तो याद रखना यह बक्सर युद्ध के बाद। देखो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ भी एक संधि की जिसके तहत मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न में से किस युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं? बक्सर के युद्ध की। तो बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया और एक फरमान के तहत मुगल बादशाह ने निजामुद्दीन दौला, क्या निजाम उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया और इसके बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले तथा रुपये 26 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। दोस्तों यहाँ शासन परिवर्तन होता है कि एक फरमान के तहत मुगल बादशाह ने निजाम उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। इसके बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले तथा रुपये 26 लाख वार्षिक पेंशन देने का स्वीकार किया। चलिए आंसर बताइए, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? तो बक्सर युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? मैंने आपको बताया निजाम उद दौला को, जिसे दोस्तों संधि विच्छेद करे तो निजाम उद दौला और दोस्तों सही ढंग से एक शब्द में बोले तो निजामुद्दौला, क्या निजामुद्दौला। यहां पर भी पढ़ लो कि एक फरमान के तहत मुगल बादशाह ने निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया और इसके बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले तथा रुपये 26 लाख वार्षिक पेंशन देने का स्वीकार किया। लेकिन अवध के नवाब कौन थे? शुजा उद दौला। इमेज में आप देख सकते हैं, अवध के नवाब शुजा उद दौला को भी कंपनी को हर्जाने के रूप में रुपये 50 लाख देने पड़े तथा एक संधि करनी पड़ी। और दोस्तों शुजा उद दौला और अंग्रेजों के बीच क्या संधि हुई? देखो इस संधि के अनुसार अवध के नवाब पर बाहरी हमला होने की स्थिति में कंपनी की सेना सहायता करेगी, बशर्ते नवाब को ही इसी सेना को खर्च देना होगा। क्या दोस्तों, अवध के नवाब शुजा उद दौला को भी कंपनी को हर्जाने के रूप में कितने रुपये 50 लाख देने पड़े तथा एक संधि करनी पड़ी। और वो संधि कौन सी थी? इस संधि के अनुसार अवध के नवाब पर बाहरी हमला होने की स्थिति में कंपनी की सेना सहायता करेगी, बशर्ते नवाब को ही इसी सेना को खर्च देना होगा। यानी कि यदि किसी बाहरी हमला होने की स्थिति में यह अवध का नवाब, जिसकी मदद के लिए कौन आएगी? कंपनी की सेना। लेकिन यह कंपनी की सेना को सैलरी कौन देगा? अवध का नवाब शुजा उद दौला देगा।
चलिए आंसर बताइए। बक्सर युद्ध के बाद कंपनी की सेना सहायता किसने स्वीकार की? क्या यह बक्सर युद्ध के बाद कंपनी की सेना सहायता किसने स्वीकार की? तो कंपनी की सेना सहायता किसने स्वीकार की? शुजा-उद-दौला ने स्वीकार की। और शुजा-उद-दौला कौन था? यह शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था। सही आंसर है ऑप्शन ए। और आगे दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन की बात करें तो आपने कहीं बंगाल में द्वैध शासन के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। यह द्वैध शासन की वजह से यहाँ किसानों के हालात काफी बिगड़ गए, अकाल भी पड़ा और द्वैध शासन की वजह से एक वक्त का जो समृद्ध बंगाल था वो कंगाल बंगाल बन गया। देखो, बंगाल में कंपनी द्वारा दीवानी तथा निजामत दोनों का अधिकार प्राप्त करने के पश्चात इस प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। दीवान के रूप में कंपनी स्वयं राजस्व वसूलने लगी, साथ ही कंपनी को उप सूबेदार नियुक्त करने का भी अधिकार मिल गया। दोस्तों यहाँ द्वैध शासन प्रणाली क्या है? तो दीवान के रूप में कंपनी स्वयं राजस्व वसूलने लगी, साथ ही कंपनी को उप सूबेदार नियुक्त करने का भी अधिकार मिल गया। एक बार फिर से पढ़ो कि बंगाल में कंपनी द्वारा दीवानी तथा निजामत दोनों का अधिकार प्राप्त करने के पश्चात इस प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और दीवान के रूप में कंपनी स्वयं राजस्व वसूलने लगी, साथ ही कंपनी को उप सूबेदार नियुक्त करने का भी अधिकार मिल गया। चलिए आंसर बताइए कि द्वैध शासन भारत के किस प्रांत में लागू की गई थी? तो यह द्वैध शासन प्रणाली हमारे भारत देश के बंगाल में लागू की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ओके, अंग्रेजों द्वारा। हालांकि दीवानी एवं निजामत से संबंधित वास्तविक शक्ति कंपनी के पास रही, किंतु दीवानी एवं निजामत से संबंधित कार्यों का निष्पादन कंपनी भारतीयों के माध्यम से करवाती थी। क्या दोस्तों, एक तरफ कंपनी अपने सारे जो वहां से कर वसूलेगी वो कंपनी के पास रहेंगे, लेकिन लोगों की सुविधाओं के लिए कौन कार्य करेगा? बंगाल का नवाब या कंपनी के यह अधिकारी? दोनों में से कोई नहीं। यानी कि एक तरफ से यहाँ की जो जनता है वो दोनों से परेशान हो गई थी। देखो, हालांकि दीवानी एवं निजामत से संबंधित वास्तविक शक्ति कंपनी के पास रही, किंतु दीवानी एवं निजामत से संबंधित कार्यों का निष्पादन कंपनी भारतीयों के माध्यम से करवाती थी और इस तरह कंपनी का बंगाल की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, जबकि वे जिम्मेदारी से बचे रहे। अब शासन की विफलता की स्थिति में भारतीयों पर ही दोषारोपण किया जा सकता था। क्या इस तरह कंपनी का बंगाल की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, जबकि जिम्मेदारी से बचे रहे यह अंग्रेज। अब शासन की विफलता की स्थिति में भारतीयों पर ही दोषारोपण किया जा सकता था और शीघ्र ही बंगाल में द्वैध शासन के दुष्परिणाम सामने आने लगे। पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता एवं भ्रष्टाचार का माहौल बन गया। क्या यह बंगाल में द्वैध शासन जो लागू किया गया, जिसकी वजह से इस प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता एवं भ्रष्टाचार का माहौल बन गया। बंगाल की जनता की रक्षा न तो कंपनी कर रही थी न नवाब। इसका सीधा दुष्परिणाम बंगाल के व्यापार वाणिज्य के ऊपर देखने को मिला। रेशम एवं कपड़ा उद्योग नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए, जबकि किसान भयानक गरीबी के चपेट में आ गए। दोस्तों, यह बक्सर युद्ध के बाद यहाँ बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, जिसका असर लोगों पर क्या पड़ा? देखो, एक तो बंगाल की जनता की रक्षा न तो कंपनी कर रही थी न नवाब। इसका सीधा दुष्परिणाम बंगाल के व्यापार वाणिज्य के ऊपर देखने को मिला। रेशम एवं कपड़ा उद्योग नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए, जबकि किसान भयानक गरीबी की चपेट में आ गए। तो दूसरी तरफ कंपनी के अधिकारी बंगाल की अपार संपदा को दोनों हाथों से बटोरने में लगे थे। इस तरह कुल मिलाकर 1766 से 68 तक इस प्रांत से लगभग 57 लाख पौंड की निकासी हुई, जिसकी वजह से यह समृद्ध प्रांत दरिद्र राज्यों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। दोस्तों, एक वक्त का यह समृद्ध बंगाल दरिद्र राज्यों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। क्या कारण था? देखो, तो दूसरी तरफ कंपनी के अधिकारी बंगाल की अपार संपदा को दोनों हाथों से बटोरने में लगे थे। इस तरह कुल मिलाकर 1766 से 68 तक इस प्रांत से लगभग 57 लाख पौंड की निकासी हुई, जिसकी वजह से यह समृद्ध प्रांत दरिद्र राज्यों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। और इसी कार्यक्रम में 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग काल विकलित हो गए। क्या दोस्तों? एक तरफ द्वैध शासन प्रणाली
और 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग काल कवलित हो गए। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में फैली इस अराजकता के संबंध में कहा था कि मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अव्यवस्था, अराजकता व भ्रष्टाचार का जैसा दृश्य बंगाल में देखा गया वैसा किसी भी देश में न सुना गया न देखा गया। दोस्तों, खुद रॉबर्ट क्लाइव ने यह बंगाल में फैली इस अराजकता के संबंध में क्या कहा, देखो। रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि मैं केवल इतना ही कहूंगा, अव्यवस्था, अराजकता व भ्रष्टाचार का जैसा दृश्य बंगाल में देखा गया वैसा किसी भी देश में न सुना गया न देखा गया। चलिए आंसर बताइए कि बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? तो बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में, और यह अकाल के कारण लाखों लोग काल कवलित हो गए, मतलब मर गए। तो यहाँ दोस्तों हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। वाकई में आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।